दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। श्रीमान, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके क्षेत्र में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि यह नहीं सोचते हैं कि हमारा राज्य तो हुआ लेकिन हमारे वर्ग का नहीं हुआ। वह इसलिए ऐसा सोचते हैं कि कुल आमदनी में जो वृद्धि हुई उसमें उनको हिस्सा नहीं मिला। और आप देखें कि आज कोयला उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है, शक्कर उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है। इस उद्योग में केवल 70 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी और इस उद्योग से एक साल में 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया है। यह उद्योग केवल 45 खानदानों के हाथ में था। इसी तरह से तेल उद्योग में, सीमेंट उद्योग में और दूसरे उद्योगों में बहुत आय हुई है। राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी का बहुत बड़ा हिस्सा इन उद्योगों में चला जाता है और गरीब आदमियों की आमदनी घट रही है। इसी कारण गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं सकते, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। नतीजा यह है कि देश में गरीब और अमीर की विषमता की खाई बढ़ती चली जा रही है और जो राष्ट्रीय आय बढ़ती है उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। प्लानिंग कमीशन खुद यह स्वीकार करता है कि कृषि जन्य पदार्थों से जो आय होती है वह 45% है, जबकि कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग 70% हैं। फिर यह 45 की आमदनी कहाँ से होती है? वह उन लोगों से आती है जो उद्योग चलाते हैं। यह ठीक है कि देश में आमदनी हुई, लेकिन उसका हिस्सा उस आदमी को नहीं मिल सकता जो गांव में रहता है और गरीब है और जो कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आज यह परिभाषा की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी क्या होगी और कम से कम आमदनी कितनी होगी। यह कह देने मात्र से समाज ऊंचा नहीं उठ सकता कि समाज की उन्नति करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में केवल 40 से 50 लाख का हित हो रहा है और देश में साल भर में 60-65 लाख नए लोग पैदा होते हैं। तो इन 20-25 लाख लोगों की उन्नति का क्या तरीका होगा? आपने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया है जिससे वह ऊंचे उठ सकें। आज जो भी कदम आप उठा रहे हैं उनसे लोगों का जीवन स्तर सुधरने में सहायता मिलेगी। मैं यह कह रहा था कि एक वर्ग है कि जिसकी हमें गरीबी दूर करनी है और उसके लिए एक यही रास्ता है। दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमको दूर करनी है? इस पर भी विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है कि जो दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग होते हैं। एक ऐसा मजदूर है जो कि बड़े कारखानों में काम करता है, जो संगठित है, जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 100-250 रुपये महीना वेतन मिलता है। लेकिन इस मजदूर के साथ ही एक मजदूर वह है कि जिसको एक दिन में 8 और 10 घंटे 12 से भी ज़्यादा घंटों तक काम करने के बाद भी 2 रुपये 2.5 रुपये भी नसीब नहीं होते। क्या आप देखते नहीं हैं? उसको मैं कहता हूँ कि यह जो एक डिस्पैरिटी है इसको दूर करना चाहिए। यूँ तो हमारे यहाँ ऊंची आवाज़ में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी इकोनॉमिक पावर कंसेंट्रेट हुई है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें मैं पिछले 20 सालों से
काम कर रहा हूं, वह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का उद्योग। हालांकि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है और कई लोग जब बीड़ी की बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर यह बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए रखता है कि इसमें मजदूरों का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में कार्य करते हैं और एक बीड़ी मजदूर पर आश्रित व्यक्तियों के हिसाब से करीब 50 लाख लोगों का सवाल है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी बजट पर इस दृष्टि से विचार करता हूं कि यह बजट उस सरकार द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो सरकार गरीबी हटाने के लिए और एक अस्थायी सरकार की मांग करके जनता का वोट प्राप्त करके यहाँ पर बैठी हुई है। कांग्रेस दल ने जनता के समक्ष बड़े जोर जोर से कहा कि गरीबी हम ही हटा सकते हैं, गरीबी हटाने के लिए वोट हमको ही दिया जाए, क्योंकि गरीबी हटाने के लिए अस्थायी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस प्रकार से वोट प्राप्त किए हों, लेकिन आज केंद्र और राज्यों में हर जगह अस्थायी सरकार है और अस्थायी सरकार ने जो बजट, समाजवादी बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मोटे तौर पर नक्शा यह है कि उसमें गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है। इस पूरे बजट में गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है और अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वह पूंजीवाद का आधार है और पूंजीवाद की नींव इस बजट में चारों ओर दिखलाई देती है। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूंजीवाद की नींव और पूंजीवाद का आधार इस बजट का है। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अनुपात 1 और 10 का है और इनडायरेक्ट टैक्सों का नतीजा यह हुआ है कि चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और उनसे साधारण व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ है, साधारण उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। चीज़ों के दाम बढ़ने से पूंजीपतियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है, उनके खर्च पर, उनके रहन सहन पर, उनके बच्चों की पढ़ाई पर, उनके परिवार के स्वास्थ्य पर, दवा दारू पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका प्रभाव तो केवल गरीबों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर और आम कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा है। महोदय, कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अगर हमारी अर्थनीति का कोई आधार है जिससे हमारी प्रगति की गति आगे बढ़े तो वह है लोहा। हमसे चीन बाद में आज़ाद हुआ, हमारा और चीन का स्टील का उत्पादन लगभग बराबर था, लेकिन आज चीन का उत्पादन 2 करोड़ टन है जबकि हमारा 60 लाख टन है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समाजवाद का जो लक्ष्य है उसे आपने कहां तक पूरा किया है। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक बार ना लिखा जाए 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।